हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो कि आपको नीट के एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी की तैयारी करा रहा है। एनसीईआरटी से मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, जो कि नए वाले पैटर्न से है। मतलब नई एनसीईआरटी या नया सिलेबस जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको पता लगेगा कि नीट क्या पूछता है, कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, क्या सवाल बनेगा, एनसीईआरटी से क्या क्रिएट होता है क्वेश्चन, वो सब मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले कि हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के कुछ लेक्चर्स को कवर कर लिया है और 12th क्लास के हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं और 11th क्लास के भी हमने सेल वाले चैप्टर तक कवर कर लिया। बायोमॉलिक्यूल हमारा कंटिन्यू है, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के लिंक है वहाँ देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना। पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर के देख सकते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है ना। थैंक यू सो मच। अगर जो लोग देख रहे हैं लगातार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं देख रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन में मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो डीएनए जो है वो ट्रांसक्राइब होता है और अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास उसको आरएनए में भेजता है। मतलब जो जीन होती है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसके बाद जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो भी इंफॉर्मेशन सीधे सीधे आरएनए के पास चली जाती है। हमने पढ़ा था बैक्टीरिया का प्रोसेस पढ़ा था पहले। यूकैरियोट के बारे में आपकी किताब में ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो आज लेकिन यूकैरियोट का हम थोड़ा सा जो यहाँ दिया है उसको हम कवर करने वाले हैं। और इससे पहले वाली बात आपने नहीं देखी तो आप एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर देख लें। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, ऐसा है कि हमने पढ़ा था, एक बार मैं दोबारा से रिकॉल करता हूँ। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ये है हमारा डीएनए और डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। डीएनए में उस पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होता है एक्चुअली जो आपका प्रोमोटर और ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंसेस हैं इनके बीच का जो स्ट्रक्चरल जीन वाला पार्ट है, वहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। इस पूरे जो आपका ओपन रीडिंग फ्रेम है, पूरा एकदम फ्रेम यहाँ से यहाँ तक का है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। और उससे जो हमारा इंफॉर्मेटिव पार्ट जो है वो आरएनए की फॉर्म में आगे आता है। वेदर इट कुड बी आरआरएनए और एमआरएनए और टीआरएनए, वो अलग बात है कि ये एमआरएनए हो सकता है, टीआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है, डिपेंड करता है किसकी बात हो रही है। पर होगा सबका ट्रांसक्रिप्शन ही और सबके नाम की जीन मिलती हैं डीएनए के अंदर। ठीक है। अभी फिर आगे देखते हैं। ये जो आपका आरएनए था, मैंने कहा था बैक्टीरिया में जो आरएनए होता है उसको उसको ज़्यादा जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ करना नहीं होता। मतलब उसको ट्रांसक्रिप्शन के बाद अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना होता। तो वो क्या होता है, साथ ही साथ उसके ऊपर बनते हुए ही राइबोसोम्स लग जाते हैं और आपका जो है प्रोटीन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोट्स में जो आपका आरएनए है वो आपका, देखो यार, ये यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर से, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैं ऐसे बना देता हूँ, मान लीजिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस के अंदर से चीज़ों को बाहर निकल के आना है। मान लीजिए ये आपका पूरा एकदम न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर यहाँ पर मान लो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर आरएनए बन रहा है और इस आरएनए को निकल करके राइबोसोम से मिलने के लिए बाहर साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए प्रोसेस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होगा। तो इसमें जो आरएनए यूकैरियोट्स का है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हमें करने होते हैं, प्री ट्रांसलेशनल और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हम इनको बोलते हैं। जिसमें से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसके ऊपर एक कैप लगाई जाएगी, इसके 5 प्राइम एंड पर, एक 3 प्राइम एंड पर इसके एक टेल लगाई जाएगी लंबी सी। साथ ही साथ आपको पढ़ाया था मैंने कि जो आपका यूकैरियोटिक आरएनए होता है वो आपका मोनोसिस्टोनिक होता है, जिसमें कि एक ही जीन होती है। मतलब एक प्रोमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में एक ही जीन होती है, पर वो भी टुकड़ों में होती है। टुकड़ों में का मतलब ये है कि जैसे इसका ये वाला हिस्सा एक्सोन मैंने बताया था, इसका अगला हिस्सा इंट्रोन होगा, इसके बाद एक्सोन है, फिर से इंट्रोन है। तो जो एक्सोन वाले पार्ट होते हैं, दे आर हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनी प्रोटीन। और इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो भी काम का चीज़ है वो एक्सोन में होता है, इंट्रोन में नहीं होता है। तो हमें इंट्रोन को यहाँ से एक्साइज करके रिमूव करना होता है, काट के बाहर निकालना होता है। ठीक है ना। और एक्सोन को आपस में जोड़ना होता है, जैसे E1 प्लस E2 ये सब जुड़ जाएगा और फिर एक मैच्योर आरएनए आपका बन जाएगा। तो यहाँ यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस होते हैं, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है और आपका स्प्लाइसिंग वाला पार्ट होता है। तो 3 चीज़ें जो कि आप पढ़ोगे अभी यूकैरियोट्स में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है ना। तो पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा आपको हुआ क्या है। ध्यान रखना, इससे पहले अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक जीन है वो आपकी
सिस्ट्रॉन में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, उसमें भी वो टुकड़ों में होती है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट यूकैरियोट्स में पाया जाता है, एक ही जीन टुकड़ों में पाई जाती है। कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, कुछ नहीं है, जो कभी पहले रहा होगा अब वो काम नहीं करता है, उसे इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। ये आप पहले देख सकते हैं, अभी हम पढ़ते हैं कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो बताता हूँ, लिखा है इन यूकैरियोट्स and there are two type of additional complexities, there are at least 3 RNA polymerases। पहली बात तो यही ध्यान रखना कि यूकैरियोट में 3 अलग अलग RNA polymerases होते हैं। हमने बताया था कि बैक्टीरिया में तीनों तरह के RNA, rRNA, tRNA, mRNA, तीनों तरह के RNA एक ही RNA polymerase बना देता है, पर यूकैरियोट्स में हर एक तरह का RNA बनाने के लिए अलग अलग तरह के आपके RNA polymerase होते हैं, 1 2 3। एंड इन एडिशन द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनली, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके पास अपना आरएनए पॉलीमरेज है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना आरएनए पॉलीमरेज है। मतलब यहाँ तो थोड़े ज़्यादा हो गए, है ना, मतलब यहाँ आरएनए पॉलीमरेज ज़्यादा हो जाते हैं। फिर लिखा देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर, द आरएनए पॉलीमरेज 1, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आपका ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए। क्या ट्रांसक्राइब करता है? आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूकैरियोट में आपको पता है राइबोसोम की स्ट्रक्चर पता होगी, आपको नहीं पता तो आप ध्यान रखना। यूकैरियोट में राइबोसोम की एक स्मॉल यूनिट है और एक बड़े वाली यूनिट है, तो दोनों के अंदर आपको पता है अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं। जैसे स्मॉल सब यूनिट में जाओगे तो आपको यहाँ पर 18S आरआरएनए मिलेगा, लार्ज वाली में जाओगे तो आपको 28S मिलेगा, और आपको मिलेगा 5.8S मिलेगा, आपको मिलेगा 5S आरआरएनए। तो इस तरह से आपको मिलते हैं। तो इन तीनों और चारों अलग अलग आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो जो आपका मेन जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो आपका आरआरएनए बनाता है, जो कि राइबोसोमल आरएनए है, जिसमें से वो 18S बनाता है, 28S बनाएगा और 5.8S बनाएगा, 5S को नहीं बनाता, ठीक है ना। ये एक अच्छा सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले पेज पर क्या है। ओके, लिखा है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरआरएनए एंड दैट इज 28S, 18S और 5.8S। तो ये ध्यान रखना। मैं आपको बता दूं इन तीनों का जो जीन होता है वो आपका न्यूक्लियोलस में होता है। कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में पाया जाता है इन तीनों का जीन। जबकि जो आपका 5S आरआरएनए है उसका जीन न्यूक्लियस में, मतलब जो क्रोमोसोम होते हैं दूसरे, उनमें मिलता है, न्यूक्लियोलस वाले पार्ट में नहीं मिलता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज 3 करता है, ना कि 1 करता है। ये अच्छा सवाल बनेगा, पेपर में आता भी है, ठीक है। लिखा है वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये आपके एक तरह के राइबोजाइम्स होते हैं, ये आरएनए की प्रोसेसिंग में काम आते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि ये कहाँ काम आते हैं तो आरएनए प्रोसेसिंग में ये काम आते हैं। अगर कोई पूछ लेगा तो बता देना, ठीक है। एंड द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इज ट्रांसक्राइब द प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब मेन जो एमआरएनए बनाने वाला है वो आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, जो कि प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए बनाता है, जिसे हम हेट्रोजीनस आरएनए कहते हैं। तो मैंने अभी कहा था कि यूकैरियोटिक आरएनए को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वहाँ पर आपका जो मेच्योर एमआरएनए है वो बाद में बनता है। पहले जो बनने वाला आरएनए है उसे हेट्रोजीनस आरएनए कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी अपन देखते हैं कि क्या क्या होता है, फिर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पिछले पेज पर चलते हैं वापस से। ये फोटोग्राफ देखो ध्यान से, ये आपका हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होते टाइम आप देख सकते हो कि इसमें आपका ये जो येलो वाला पार्ट है ये है आपका एक्सोन। थोड़ा पेन पतला हो गया। येलो वाला पार्ट जो है वो आपका है एक्सोन, और जो थोड़ा डार्क ब्राउन है ये आपका है इंट्रॉन। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इंट्रॉन को रिमूव करना है, एक्सोन को स्प्लाइस करना है। ये इतना तगड़ा सवाल बता रहा हूँ ना, जो बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे सामान्य लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है कि ना इंट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा है और स्प्लाइसिंग हो रही है एक्सोन्स की। लोगों को लगता है कि स्प्लाइसिंग मतलब काटना होता है। स्प्लाइसिंग मतलब काटना नहीं होता, स्प्लाइसिंग मतलब जोड़ना होता है। ध्यान रखना, ये भयंकर लेवल की बात है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती। तो आप ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि ये सवाल फंस जाएगा। ध्यान रखना, आरएनए स्प्लाइसिंग मतलब कि जो एक्सोन है वो जुड़ जाएंगे आपस में, और इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इंट्रॉन का रिमूवल हो जाता है। एक और बात बताऊं, मतलब वो नीट में तो आएगी नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी कोई इंट्रॉन शुरू हो रहा होता है, ज़्यादातर केसेस में, तो वहाँ पर आपका मैं बता देता हूँ, वहाँ पर होता है आपका, यहाँ पर GU होता है और यहाँ पर AG होता है ज़्यादातर, ठीक है ना। मतलब और भी तरीके हैं, और भी चीज़ें हैं जो इंट्रॉन्स को पहचानने में मदद करती हैं, पर यहाँ ही ध्यान रखना कि यहाँ पर जहाँ इंट्रॉन शुरू है वह GU है और AG है, तो इससे रिकॉग्नाइजेबिलिटी होती है कि भाई यहाँ से काटना है, ठीक है ना।
ये ध्यान रखना, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, पर कोई पूछ ले कि भाई यहाँ क्यों ऐसा होता है, तो बता देना कि यहाँ जहाँ इंट्रोन शुरू होगा तो वहाँ ऐसा लिखा होगा GUAG, है ना, तो समझ जाओगे कि यहाँ इंट्रोन है। फिर यहाँ से बहुत सारी इंजाइम्स होते हैं RNA को काटने वाले, जैसे मैंने बताया था, SNRNPs होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स होती हैं, वो आपकी यहाँ पर काटने में मदद करती हैं। जो इंट्रोन है वाला पार्ट है, वहाँ पर आकर के बहुत सारे आपके SNRNP लग जाते हैं, U1 U2 U4 U5 U6, और U3 नहीं होता, U1 2 3 2 4 5 6 ऐसे होते हैं, तो वो आके जुड़ जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स, जो कि आपकी इंट्रोन वाले पार्ट को यहाँ से काट देते हैं और इंट्रोन वाला पार्ट हट जाता है। तो ये गोला सा जो बन गया इसको कहते हैं स्प्लाइसियोसोम, ठीक है ना। यहाँ से फिर ये आपका इंट्रोन रिमूव हो जाएगा, इंट्रोन को काट दिया जाएगा। फाइनली जो एक्सोन्स होंगे उनके स्प्लाइसिंग होगी और उनको जोड़ दिया जाएगा। ये सारे एक्सोन जुड़ गए, जुड़ने के बाद एक्सोन आपका मैच्योर RNA बन जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्या बन गया, मैच्योर RNA। अभी क्या ध्यान रखोगे, एक और बात, यहाँ पर आपको मिलेगा एक खास चीज़ कि भैया जो आपका RNA है उसको निकल करके साइटोप्लाज्म में आना है। वहाँ बहुत सारे गुंडे बदमाश जो होते हैं वो इसकी इंतजार देख रहे होते हैं, वो इसको पेलेंगे, क्योंकि वहाँ की pH कुछ और है, वहाँ एंजाइम कुछ और है, वो काट देंगे इसको। तो ये क्या करता है, मुखौटा पहन के आता है अपने 5 प्राइम की तरफ। जैसे मान लो किसी RNA का ये 5 प्राइम है, तो इधर आपको पता है इधर 3 प्राइम होगा, तो 5 प्राइम की तरफ आपको पता है ये 5 प्राइम फ्री होगा, तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका CH2O इस तरह से फॉस्फेट ये फ्री होगा। 5वें एंड पर आपको पता है ऐसे फ्री होता है ना। और जो 3 प्राइम होता है वहाँ OH होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि एक नया न्यूक्लियोटाइड आता है, और जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो आपका है 7 मिथाइल गुआनोसिन। जो 7 मिथाइल गुआनोसिन है एक्चुअली वो आएगा यहाँ पर। मिथाइल गुआनोसिन पर मिथाइल ग्रुप लगाया गया है, वो एक एंजाइम है जो कि मिथाइल ट्रांसफरेज है, वो आपका गुआनोसिन के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद ये 7 मिथाइल गुआनोसिन, यानी गुआनोसिन की जो 7 पोजीशन है वहाँ पर आकर के मिथाइल ग्रुप लग गया है। फिर वो 7 मिथाइल गुआनोसिन का जो न्यूक्लियोटाइड है वो आप करके यहाँ करके जुड़ता है। अब इसमें एक खास बात ये है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड RNA में या DNA में जुड़ता है तो वहाँ 3 to 5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। भयंकर सवाल है, नोट कर लेना। अगर मान लो एक न्यूक्लियोटाइड आकर के, मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इसके साथ में इधर से एक और जुड़ेगा, मान लो यहाँ न्यूक्लियोटाइड, तो ये जो बॉन्ड होगा 3 to 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखोगे, अगर ये एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में ऐसा होता है। लेकिन भाई यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है GPPP, ये एक अलग लेवल का सवाल है। यहाँ ध्यान रखोगे तो यहाँ 5 प्राइम बॉन्डिंग है। ये इतनी अच्छी सवाल बनेगी कि जो कैप लगी आकर के 7 मिथाइल गुआनोसिन की, उस पर क्या है उसके ऊपर आप ध्यान रखना कि वहाँ पर 5 प्राइम जो बॉन्डिंग है, एंड दैट इज अनयूजुअल लिंकेज, वी कैन से दैट ये आपका ट्राइफॉस्फेट लिंकेज है। तो ये सवाल यहाँ से बन सकता है कि ट्राइफॉस्फेट लिंकेज कहाँ देखने को मिलता है, तो यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता दूं इधर पॉली ए टेल लगी है इसमें बाद में, मतलब पॉली एडेनाइलेशन हुआ है, मतलब एडेनिन 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 200-300 तक एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर लगे होते हैं इसके साथ में बिना टेम्पलेट के। ध्यान रखना, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका था, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद मतलब जितना हिस्सा DNA में था उसका कॉपी हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, RNA बना। तो DNA इज़ द टेम्पलेट इन ट्रांसक्रिप्शन। आपको पहले से पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान DNA ही टेम्पलेट होता है, पर यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर आपका DNA टेम्पलेट नहीं था। यहाँ जो पॉली ए टेल लगी है, मतलब इसके बाद में लगभग 200-300 न्यूक्लियोटाइड जो एडेनिन वाले लगे हैं वो बिना टेम्पलेट के लगे हैं। तो ये एक सवाल यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में लगा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ये ध्यान रखना है बस। ये भयंकर सवाल है, आ जाएगा। फिर भी मैं बताता हूँ आपको, जब mRNA निकल करके आता है बाहर, साइटोप्लाज्म में आएगा, वहाँ राइबोसोम से जुड़ेगा और प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, तो जो वहाँ एंजाइम होते हैं वो इसे इधर से काटना शुरू करते हैं, काटते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी टेल है तो काफ़ी देर लग जाती है काटने में। तब तक पॉलीपेप्टाइड बन जाएगा, तब तक प्रोटीन का जो चेन है वो बन जाता है, ठीक है ना। बन खत्म भी, मान लो ये खत्म हो गया तो फिर दोबारा नया mRNA बन के आएगा, ऐसी बात है, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेस, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही जानना है बहुत है आपके लिए। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं क्या दी है। दिया है द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ द एक्सोन एंड द इंट्रोन आर नॉन फंक्शनल। तो इन्होंने लिखा है कि भाई primary transcript contain both exon and the intron are non-functional, and hence it is subjected to a process called splicing where the intron are removed and exon are joined। तो भाई ये इतना अच्छा लिखा है कि exon join होते हैं, that is called the splicing, और intron का होता है removal।
HNRNA अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। HNRNA एक एडिशनल प्रोसेसिंग करते हैं जिसे हम कैपिंग और टेलिंग कहते हैं। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ 7 लिख लेना अगर लिखने का मन है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ये 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो न्यूक्लियोटाइड है ये आकर के जुड़ेगा एंड इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA, जो हेट्रोजीनस RNA है उसके 5 प्राइम पर ये आकर के लग जाएगा। फिर लिखा है इंटेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यू, मतलब एडिनाइलेट मतलब एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जो कि 200 से 300 होंगे, वो 3 प्राइम एंड पर जुड़ेंगे। इसका जो सवाल बनेगा नीट में वो इस लाइन से बनेगा, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, मतलब इसके बिना इसका सवाल नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर उसमें शब्द होना चाहिए तो ये अच्छा सवाल बनेगा। ओके चलिए, इट इज़ अ फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA, मतलब अब आप उसे फाइनली mRNA कह सकते हो क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका है। एंड दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन, उसके बाद वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा क्योंकि बाहर गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे, अब उसने अपने पर तैयारी कर लिया तो बच जाएगा। ठीक है, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू बी द अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम, मतलब ये कह रहे हैं कि जो इंट्रॉन था वो कभी काम का हुआ होता होगा, मतलब जीन का हिस्सा रहा होगा, आज की तारीख में जीन का हिस्सा नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रिमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, मतलब यही बात है, पहले काम की चीज़ थी अब नहीं है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड, ये पता क्या है, स्प्लाइसिंग का जो प्रोसेस हुआ है इसमें पूरे प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम जो कि राइबोजाइम्स हैं जो कि RNA के बने हुए उन्होंने भाग लिया है, इसलिए कह रहे हैं कि RNA वर्ल्ड की डोमिनेंस को दर्शाता है, यानी कि RNA ही पहले आया था। In recent time, the understanding of RNA and RNA-dependent processes in the living system have assumed more importance. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है जेनेटिक कोड, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, कुछ सवाल यहाँ से पेपर में बन जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूँ जेनेटिक कोड क्या है। इन्होंने कहा, मतलब यहाँ पर ये लोगों के अंदर जानने की इच्छा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि यार DNA ऐसा है, मान लो ये आपका DNA है, तो सपोज करो ये DNA है ATGCCTAGCAGCGCGCAATGCE, ऐसे है ना, CGGC। ओके, ये हमारा DNA है 5 to 3 एंड 3 to 5। तो ये जानना चाहते थे लोग कि इन्होंने देखा, एक्चुअली ये देखा कि DNA में म्यूटेशन करने से, मान लो DNA में हम कोई परिवर्तन कर दें और DNA में कोई चेंज कर देते हैं, तो DNA में करा हुआ चेंज जो होगा वो प्रोटीन में चेंज कर रहा है। समझना क्या बात है, DNA में होने वाले परिवर्तन अगर होते हैं, DNA में कोई चेंज, DNA में म्यूटेशन होता है, DNA में चेंज करते हैं तो उससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि DNA जो है वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड है। इसका मतलब कोई सूचना है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो DNA में है जो कि प्रोटीन में जा रही है। अब वो कैसे डिकोड होगा, बात मतलब ये जानना चाहते थे कि वो डिकोडिंग कैसे हो, कि DNA कैसे कोड करता होगा प्रोटीन को, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन किस रूप में रहती होगी, ये बात लोग जानना चाहते थे। ठीक है ना, तो लोगों ने अंदाजे लगाए अपने अपने, बहुत सारी कहानी जो है वो इसके पीछे है, उस पर हमें नहीं जाना है, बस हमें सीधी सीधी बात करनी है कि भाई इन्होंने मतलब इन्होंने कहा कि यार ऐसा है, देखो इसके पास DNA की क्या है, A है, T है, G है, C है, तो इन्होंने कहा कि भाई ATGC है, तो A जो है वो कुछ एमिनो एसिड बनाता होगा, मतलब A किसी एमिनो एसिड को कोड करता होगा, C किसी को, G किसी को, G किसी को, T किसी को, इस तरह से मतलब 4 अलग अलग तरह के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड हैं और चारों जो है वो किसी तरह के एमिनो एसिड्स को कोड करते होंगे। तो इनको लगा कि भाई ऐसा होगा, तो लेकिन फिर इन्होंने देखा कि जो प्रोटीन्स होती है वहाँ तो एमिनो एसिड 20 होते हैं, नॉर्मल प्रोटीन्स में एक्सेप्शन को छोड़ दे तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीनों का हिस्सा होते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें लगा कि भाई ऐसा है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीनों का हिस्सा है, तो भाई कैसे होता होगा, क्योंकि एक से तो काम चलेगा नहीं। फिर इन्होंने कहा कि भाई ऐसा लगाया गया अंदाजे कि 2 का एक कोड होता होगा, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एमिनो एसिड को कोड करते होंगे, तो हमारे पास 4 हमारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस हैं, 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड हैं। कोड अगर 2 का होगा तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जब जिससे 16 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 16 कॉम्बिनेशन होना मतलब 20 अमीनो एसिड को कोड कैसे करेंगे, तो ये वाली प्रॉब्लम फिर से फंसी। तो फिर उन्होंने हाइपोथेटिकली कहा कि भाई जो कोड होता होगा वो 3 का होता होगा, तो इससे हमारे 64 टाइप के कोडोन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब 64 टाइप के कोडोन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यार इन्होंने कहा एमिनो एसिड तो 20 ही हैं, तो इन्होंने कहा कि इससे कम तो हो ही नहीं सकते।
इससे कम हो ही नहीं सकते, मतलब 20 से कम तो क्या ही होंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल है, 64 से कम नहीं हो सकते, 20 तो इसी में आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली फिर इसके बाद लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इन बातों को प्रूव करना शुरू किया कि कोड जो है वो जेनेटिक कोड जिसे हम कहते हैं, कोडोन जो होता है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो लोगों ने ये सिद्ध भी कर लिया कि जो कोडोन है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। इस पर अभी थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड एंड हेंस दिस प्रोसेस आर easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires transfer of genetic information from a polymer of nucleotide to synthesize a polymer of amino acid. मतलब ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियोटाइड से अमीनो एसिड की सूचना, ये तो एक अलग बात है। neither does any complementarity, मतलब कह रहे प्रोटीन में और डीएनए में कोई आपस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी, जैसे मतलब ए से टी जुड़ता है, टी से जी जुड़ता है, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, पर प्रोटीन में और डीएनए के अंदर कोई आपस में कॉम्प्लीमेंट्रिटी है नहीं। तो ये कह रहे कि भाई nor could any be drawn theoretically, there and existed ample evidence to support the notion that change in the nucleic acid genetic material were responsible for change in the amino acids and protein. This led to the proposition of the genetic code. इसके बाद genetic code की proposition बनी that could direct the sequence of amino acid during synthesis of protein. इन्होंने कहा कि भैया कोई कोड होता होगा जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस को मतलब बताता होगा कि भाई ऐसे बनेगी। और लिखे डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज वेरी एक्साइटिंग। द प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग द जेनेटिक कोड, मतलब कोड को डिकोड करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया। इन अ वेरी ट्रू सेंस इट रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन्स, फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट। इट वॉज जॉर्ज गैमो। तो यहाँ से सवाल आएगा पहला जो नीट में आएगा, तो ये पूछेंगे किसने सबसे पहली बार बताया कि कोड जो है ट्रिपलेट है। जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई आपके पास 4 बेसिस हैं, अगर वो 20 एमिनो एसिड को कोड करते हैं तो कोड शुड बी ट्रिपलेट। कोड कैसा होना चाहिए? ट्रिपलेट होना चाहिए। द कोड शुड बी कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ही सजेस्टेड दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर द 20 एमिनो एसिड्स द कोड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ से एक सवाल क्रिएट होगा कि सबसे पहले ये किसने हाइपोथेसिस दी कि कोड जो है वो ट्रिपलेट है? तो भाई जॉर्ज गैमो भगवान जो थे, इन्होंने जो है ये बताया कि कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है। एंड दिस वाज वेरी बोल्ड प्रपोजिशन बिकॉज अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 4⁻³ वुड जनरेट 64 कोडोन्स। तो भैया ये बात तो ठीक है कि चलो कोडोन 3 का होगा, मान लेते हैं, पर एमिनो एसिड तो 20 है। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या होता होगा। ऐसे तो फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं, पता लगा कि एक एक जो कोडोन है, एक एक कोडोन जैसे कि मान लो UUU या फिर UUC, ये दोनों एक ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे फिनाइल एलेनिन, ये इसे कोड करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से इन्होंने पता किया, मतलब अलग अलग कोडोन से प्रोटीन बनवाई गई और फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फाइनली दे लेट अस नो अबाउट दिस के भैया ऐसा है कि एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स होते हैं, ये है, ऐसा है। किसी किसी के लिए एक है, किसी के लिए 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अलग अलग एमिनो एसिड्स के लिए अलग अलग कोडोन्स की नंबर होती है, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि 64 वाली बात प्रूव होगी। कितना अच्छा है ये, है ना। आप देख रहे हो मैथ्स भी था, मतलब जेनेटिक्स, मतलब कमाल था यार ये, मतलब अलग लेवल बात है कि 4⁻³ मतलब 3 का कोडोन है और फिर एक एक कोड करता है कई कई एमिनो एसिड्स को। ग्रेट यार। Providing proof that the codon was triplet and was a more daunting task. The chemical method developed by, फिर यहाँ से सवाल आएगा किसने भैया एक्सपेरिमेंट के दौरान किसने आर्टिफिशियल RNA बनाए? तो इन्होंने, हरगोविंद खुराना ने आर्टिफिशियल RNA बनाए, जैसे U U U U U U U U U इस तरह से, जैसे कि UG 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 इस तरह से। तो ये दीज आर, इनको बोलते हैं कोपोलीमर। क्या बनाए पहले इन्होंने बनाए कोपोलीमर और इन्होंने बनाए होमोपोलीमर। तो जब इन्होंने होमोपोलीमर RNA बनाए आर्टिफिशियली एक एंजाइम का यूज करके, और फिर इनका सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन भी बनवाई इनसे,
तो जो पहले वाला है ये, इससे जो प्रोटीन बनी उसमें एक ही तरह के एमिनो एसिड बार बार रिपीट हुए, जैसे कि फिनाइलएलैनिन, 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 इस तरह से। फिर उन्होंने कहा कोपॉलीमर देखते हैं बना करके, कोपॉलीमर लिया। कोपॉलीमर में जैसे यू जी, अगर 3 का आप कोडोन मानो तो एक यू जी यू, एक जी यू जी है, एक यू जी यू है, एक जी यू जी है। तो यू जी यू कोड करता है सिस्टीन एमिनो एसिड को और जी यू जी कोड करता है वेलिन एमिनो एसिड को। तो इस तरह से फिर एक जो चेन बनी उसमें 2 ही तरह के एमिनो एसिड बार बार आए, जी यू जी वेलिन, सॉरी सिस्टिन वेलिन, सिस्टिन वेलिन, सिस्टिन। और तो इससे इस तरह के और भी एक्सपेरिमेंट है बहुत सारे तरह के, पर फाइनली इन्होंने पता कर लिया कि जो जो आपका एक कोडोन होता है वो 3 ही न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना का एक नाम याद कर लेना, ये बेचारे महान आदमी थे, ये एक ही नाम है अपने वाले का, तो याद कर लेना। इन्होंने आर्टिफिशियल आरएनए बनाने में मदद की। इंस्ट्रूमेंटल इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स विद अ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर बनाए। फिर है मार्शल नीरनबर्ग एंड मथाई वगैरह तो थे, मथाई का नाम तो यहाँ है नहीं, पर आप याद कर लेना, मथाई एक और नाम साथ में आता है इनके। मार्शल नीरनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन बनाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई किसने कराई, इन्होंने किया। और फिर ये सवाल है कि सेवियरो ओकोवा एंजाइम एक एंजाइम है जो कि आर्टिफिशियल आरएनए बनाने में मदद करता था। तो ये तीनों के नाम, तीनों की डिस्कवरी सवाल पेपर में नीट में पूछा आएगा, जरूर याद कर लेना भाई, है ना। एंड वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो यहाँ भी ध्यान रखना, इन्होंने जो आरएनए बनाए वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में बनाए। एंड फाइनली ये चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड व्हिच इज गिवन इन टेबल दिस वन। तो फिर बाद में ये चेकर बोर्ड बना दिया गया, और इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, कोशिश करनी है याद करने की, कर लेना भाई, है ना। देखो जो जो बताऊंगा उतना तो कर ही लो। जैसे कि मान लो आप ये 3 जो है यू जी ए और सॉरी यू जी ए, फिर ये यू ए जी, ये आपके 3 हैं स्टॉप कोडॉन। क्या है आपके स्टॉप कोडॉन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बचे 61। तो 61 जो कोड है वो वो कोडोन जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। 3 होते हैं स्टॉप कोडोन, मतलब कि जब mRNA में ये आएंगे तो इनके नाम का कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता, इनके नाम का ट्रांसफ़र आरएनए नहीं होता, आप आगे सीखोगे। तो इसलिए इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, ये ध्यान रखना। और ये बाकी जगह माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में ये कोड करते हैं, पर आपको नॉर्मली ध्यान रखना है दे आर स्टॉप कोडोन। इनके अपने नाम भी होते हैं, जैसे कि इनका नाम है ओकर, एम्बर, ओपल। तो जो ओपल है वो है यू जी ए, एम्बर है यू ए जी और ओकर है यू ए। तो ये इनके नाम भी हैं ओकर, एम्बर, ओपल। तो आपसे पूछा जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। फिर आप एक और चीज़ ध्यान से देखेंगे, जैसे कि आर्जिनिन जो है ये 4 और 2 हैं इसके। तो ये याद करना है कि आर्जिनिन के लिए 6 कोडोन होते हैं, इतना आप याद कर ले ज़रूर। फिर आप याद कर लें ल्यूसिन के लिए 6 होते हैं, ये ज़रूर याद कर लें आप। और सीरीन के लिए भी 6 होते हैं, ये यहाँ पर सीरीन ये है और यहाँ भी है। तो आप ज़रूर ध्यान रखिए इन 3 का नाम। सबसे ज़्यादा जो मतलब सबसे ज़्यादा कोडोन इन्हीं के लिए है, और मैक्सिमम डीजेनरेसी शो करते हैं ये तीनों, आर्जिनिन, ल्यूसिन और सीरीन। मतलब एक एक के लिए 6 कोडोन है, मैक्सिमम डीजेनरेसी इसको बोलते हैं। इसके अलावा बाकी के लिए 4, किसी के लिए 2 हैं। बाकी आप एक ये याद करेंगे कि AUG जो है ये मिथियोनिन को कोड करता है, जो कि एक स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन मतलब हमेशा यहाँ से प्रोटीन बनना शुरू होता है, वो अलग बात है, कुछ जगह पर बहुत एक्सेप्शनली आप पढ़ोगे। GUG जो कि आपका वेलिन बनाता है, दैट कुड बी आ स्टार्ट कोडोन, वो भी कभी कभी एक स्टार्ट कोडोन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान कर लेना, आपके लेवल पे नहीं आएगा पर फिर भी। तो ये स्टार्ट कोडोन है। एक और बात ध्यान रखना, जो ट्रिप्टोफैन है, मैं इसको मतलब इसको मार्क कर देता हूँ। ये ट्रिप्टोफैन जो आप देख रहे हो इसके लिए भी 1 है, मतलब आप ये ध्यान रखोगे कि 2 के लिए 1 है, मतलब AUG और ट्रिप्टोफैन के लिए 1 कोडोन है, बाकी के लिए ज़्यादा भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लेना, ठीक है ना। बाकी आपसे इतना हो सकता है याद करें, कोशिश करें। मैं तो पूरा चार्ट याद करने को बोल लूँगा, पर आपसे नहीं होगा, तो आप इतना तो याद करें ही। और जैसे कि आप टायरोसिन के लिए याद कर लें, जैसे कि आप वेलिन के कोडोन को याद कर लें, जैसे कि आप ग्लूटामिक एसिड का याद कर लें। तो इनका तो 2-4 जो बता रहा हूँ इनका याद कर लें, फिनाइलएलैनिन का याद कर लें, क्योंकि इस पर सवाल बनेगा, फिर आप ध्यान से कर दोगे, ठीक है। चलिए फिर नीचे लिखिए कोड की प्रॉपर्टी, मतलब जेनेटिक कोड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं, उनको ध्यान से देखेंगे, इनमें से सवाल आएगा, ठीक है। देखो
लिखा था कोडोन इज ट्रिपलेट। पहला सवाल है 61 कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड। 61 कोडोन जो है वो एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं, जबकि 3 जो है वो किसी के लिए कोड नहीं करते, वो स्टॉप कोडोन होते हैं। एंड हेंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडोन। सम एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन, हेंस द कोड इज डीजनरेट। तो ये वर्ड ध्यान रखना है, इस पर भी सवाल आएगा। ऐसे पूछते हैं कोड इज डीजनरेट, इसका मतलब क्या है? तो कोड इज डीजनरेट का मतलब ये है कि भैया कोड जो है वो 1 के 6 4 हैं, वो इस बात को बोलते हैं मोर देन 1 कोडोन। द कोडोन इज रीड इन एमआरएनए कॉन्टिग्यूअस फैशन, दैट मीन्स आप कोडोन को हमेशा AUGCAAU इस तरह से लगातार पढ़ोगे, ऐसे गैप नहीं छोड़ोगे, कोमा नहीं लगाओगे। देयर इज नो कोमा, कोड इज कोमा लेस। गैप नहीं होता, यहाँ खत्म हुआ तो अगला यहाँ शुरू होगा, यहाँ पे ऐसे शुरू होता है, मतलब एक के बाद एक शुरू होता है। पिछले वाला जैसे UGC इसमें नहीं आएगा, ऐसे GCA ऐसे नहीं बनेगा, मतलब जो एक कोडोन में आ गया वो उसमें आएगा, ठीक है। वो अलग बात है, मान लो यहाँ से फ्रेम शुरू होता है, वो पहले वो अलग बात है कि कहाँ शुरू होता है, पर जहाँ से भी शुरू होता है उसके बाद 3 3 3 3 चलेंगे, कोमा नहीं होगा, गैप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। नो पंक्चुएशन, दैट मीन्स नो कोमा। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल, मतलब कोड हमेशा यूनिवर्सल होता है। वायरस से लेके बैक्टीरिया से लेकर के हायर ऑर्गेनिज्म मैमल्स वेमल्स तक, बैक्टीरिया प्लांट हर जगह जो है, अगर AUG स्टार्ट कोडोन है तो मोस्टली AUG हमेशा आपका मिथ्योनिन को ही कोड करेगा, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ को कोड करते हैं, कुछ जगह एक्सेप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में और कुछ प्रोटोजोआ में, वो मैं बता देता हूँ। मतलब याद नहीं करना, बस आपको यही याद करना है कि इनमें एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। For example, from the bacteria to the human, you would code the phenylalanine, and some exception to this have been mitochondria and some protozoa. जैसे आपका स्टॉप कोडोन UGA है, वो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में सेलेनोसिस्टीन को कोड करता है, जो कि आपका 21वां नंबर का एमिनो एसिड है। तो इस तरह का एक्सेप्शन है, वो आएगा नहीं। AUG है ड्यूल फंक्शन, AUG के 2 फंक्शन है, एक तो AUG स्टार्ट कोडोन होता है, दूसरा हमेशा मिथ्योनिन को कोड करता है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। बैक्टीरिया में ये कोड करता है FMAT को, फॉर्माइल मिथ्योनिन को, यूकैरियोट्स में मिथ्योनिन को। ध्यान रखना, बैक्टीरिया में फॉर्माइल मिथ्योनिन बोलते हैं, फॉर्माइल ग्रुप लगा रहता है, ठीक है। इसके बारे में बात बताएंगे क्यों लगा रहता है, क्या होता है, ये बात की हैं। एंड UAA UGA UAA उल्लू आया उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये तीनों जो हैं स्टॉप कोडोन है। और ये फिर आगे एक बात बताइए कि भाई आप देख लो, जैसे कि AUG स्टार्ट कोडोन है, ये फिनाइलएलेनिन बनाएगा, सॉरी ये मिथ्योनिन बनाएगा M, और UUU ये फिनाइलएलेनिन बनाएगा, FUUC भी F फिनाइलएलेनिन बनाएगा। तो ऐसे बताया कि हमारा नहीं कैसा बनेगा, तो आपको पता लग गया है ना। फिर आगे यहाँ पर ऐसे ही बताया कि देखो मिथ्योनिन फिनाइलएलेनिन मतलब ऐसे बताया, तो बाकी कुछ है नहीं। तो यहाँ पर जो जेनेटिक कोड वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड वाला टॉपिक है, जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यार शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा यार, क्योंकि यार मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मेरा दिल टूट जाता है बार बार, बहुत अंदर से मोटिवेशन लाना होता है इस काम को करने के लिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीडियो देखी एक बार शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।